The first function or use of epidemiology to study the natural history of disease. And to study the natural history of disease, we use different study models. The first model was the Beings model that we discussed in the first lecture. The second study model is the wheel of disease causation. The factors that are being discussed are the same, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम व्हील का डायग्राम को यूज़ करेंगे ताकि चीज़ों को याद रखा जा सके. सो व्हील के जिस तरह पार्ट्स होते हैं, अ कोर, अ हब एंड अ रिम ऑफ द व्हील. तो कोर क्या है? द जेनेटिक कोर ऑफ द ह्यूमन और द होस्ट. यूजली जब हम मेडिकल साइंसेस को पढ़ रहे होते हैं तो होस्ट से हमारी मुराद होती है द ह्यूमन होस्ट, राइट? तो उसके एक जेनेटिक कोड होता है और जो डिटर्मिन करता है कि सर्टन डिजीजेस उसको होंगी या नहीं होंगी, एज वी डिस्कस्ड इन द बीइंग्स मॉडल. नाउ द हब comprises of the age of that host, the gender of that host, his or her immunity level, his or her nutritional level, as well as the lifestyle measures या lifestyle behaviors जो हैं होस्ट के, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो जो बीइंग्स मॉडल के अंदर आपके जो जेनेटिक कोर है, जेनेटिक फैक्टर्स, और उसके अलावा जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं. साथ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी, साथ न्यूट्रिशनल और लाइफस्टाइल यानी बिहेवियरल फैक्टर्स भी इस मॉडल में डिस्कस किए जा सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द रिम? दिस इज़ द टोटल एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू वन social or psychosocial cultural environment, physical and chemical environment, and the other one was the biological environment. अब बीइंग्स मॉडल में बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमने होस्ट को भी डिस्कस किया था और बाकी जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द है, जैसे प्लांट्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, जिसमें एजेंट भी हो सकता है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट भी हो सकता है, एल्गी, फंजाई, वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट थे. सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आपके सारे वो फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से किसी माशरे में या किसी सोसाइटी में डिजीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है. कुछ आपके रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, कुछ कल्चरल, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं आपके डिजीज़ स्टेटस को. वो हर डिजीज़ के लिए डिफरेंट हो सकते हैं. उसी तरह जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर फिज़िकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट दोनों इंक्लूडेड हैं. फिज़िकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि एयर, वाटर, सॉइल, अर्थ, नॉइस, रेडिएशन, हर चीज़ जो फिज़िकली आप देख सकें और वो एक्ट कर सके आपके बॉडी के ऊपर. केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि मेटल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेड है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो सकती है, केमिकल्स, एल्कलीज हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं जिससे आप एक्सपोज हो सकते हैं और जो आपकी आपके हेल्थ लेवल को इफ़ेक्ट करें. सो फैक्टर्स सारे वही हैं जो आपने बीइंग्स मॉडल में डिस्कस किए थे, लेकिन यू कैन यूज़ अ सेकेंड स्टडी मॉडल विच इज़ द व्हील ऑफ डिजीज़ कॉजेशन, और उन्हीं फैक्टर्स को आप इनमें प्लेस कर देंगे, राइट? सो दिस वॉज द सेकेंड स्टडी मॉडल टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़. Now, there is also a third model which is the commonest of the three, और इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिक और इकोलॉजिक ट्राइड. ठीक है, और यही जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में और वाइवा में पूछा जाता है. ऑल्दो इट इज़ अ सिंपल मॉडल जिसमें एक ट्राइंगल की शक्ल में वही सारे फैक्टर्स जो हमने बीइंग्स मॉडल में डिस्कस किए,
या व्हील ऑफ डिजीज़ में डिस्कस किए, वो अब हम एक ट्रायंगल की शक्ल में उनको डिस्कस करते हैं, एजेंट, एनवायरनमेंट एंड होस्ट। अब इसमें कोई ज़रूरी ये नहीं है कि एपेक्स के ऊपर आप एजेंट को रखें और किस साइड के ऊपर, किस कॉर्नर के ऊपर आप एनवायरनमेंट को या होस्ट को रखें, ये आप कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। बट यूजली एजेंट जो है उसको एपेक्स पे रखा जाता है, इसलिए कि अगर एजेंट नहीं होगा तो फिर वो डिसीज़ हो ही नहीं सकती, राइट। समटाइम्स इसको ज़्यादा एलैबोरेट करने के लिए या इसको ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए वेक्टर को दरमियान में ऐड कर देते हैं, ऑल्दो वेक्टर जो है वो पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो उन डिजीज़ में जिनमें वेक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, उसमें बेहतर ये होता है कि आप वेक्टर को अलग से शो करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि whether vector is causing the disease or the disease agent within the vector is causing the disease, right? जो स्टूडेंट्स हैं वो वाइवर्स में बहुत ज़्यादा इस बात पे उन्हें कन्फ्यूजन होती है और अक्सर वो गलत जवाब देते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता है कि जी व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, तो अक्सर लोग या अक्सर स्टूडेंट्स कह देते हैं कि मॉस्किटो, जबकि मॉस्किटो वेक्टर है और प्लाज्मोडियम इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। वो फैल्सिपेरम भी हो सकता है, वो वाइविक्स भी हो सकता है। सो डिस्टिंक्शन को मेंटेन करने के लिए कि वेक्टर एक और चीज़ है जो एजेंट को ट्रांसफ़र करता है इनटू द होस्ट थ्रू बाइट, राइट। और मैकेनिकल वेक्टर्स भी होते हैं, जैसे फ्लाइज हैं, जो एजेंट है जर्म्स उनके परों पे या पैरों के ऊपर या बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता है, और यही जब फ्लाइज जो है फूड या ड्रिंक के ऊपर बैठती हैं तो वो ट्रांसमिट कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एजेंट को, और जब वही फूड ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो उनमें वो डिसीज़ ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे टाइफॉइड या कॉलरा। सो बेसिकली फैक्टर्स वही हैं, लेकिन उनको आपने अगेन प्लेस किया है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल विच इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजिक ट्रायंगल और इकोलॉजिक ट्रायंगल। अब यहाँ पे अगेन यू कैन सी कि जो आपके होस्ट फैक्टर्स हैं उसमें उन्होंने एज, सेक्स, रेस, जेनेटिक प्रोफाइल, प्रीवियस डिजीज़, इम्यून स्टेटस यानी और रिलीजन, कस्टम्स, ऑक्यूपेशंस, मैरिटल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों को होस्ट फैक्टर्स में डाल दिया है। जबकि कुछ चीज़ें इसमें जैसे रिलीजन है, कस्टम है, ऑक्यूपेशन है, ये आपके साइको सोशल एनवायरनमेंट का भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगेन एनवायरनमेंट में फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल्टीट्यूड, क्राउडिंग, हाउसिंग, वाटर, मिल्क, फूड, रेडिएशन, पोल्यूशन, नॉइस, जो आपकी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द है उसको उन्होंने एक तरफ डाल दिया है। और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की जो चीज़ें उसको सारे के सारे को एजेंट में डाल दिया। जैसे एजेंट जो है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, एजेंट कोई प्लांट भी हो सकता है, अगेन कोई पॉइजन भी हो सकता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन या एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन भी एजेंट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सारे फैक्टर्स का जो इंटरप्ले है आपको वो पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक डिज़ीज़ की नेचुरल हिस्ट्री को जब स्टडी करना है तो आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप बीइंग्स मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, आप व्हील ऑफ डिजीज़ कॉजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या आप एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली एग्ज़ाम में
एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आता है कि अप्लाई एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑन मीजल्स और ऑन ट्यूबरक्लोसिस और ऑन टाइफॉइड फीवर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स को आप किस कैटेगरी में लिखेंगे। होस्ट फैक्टर्स से आपकी क्या मतलब है, एजेंट फैक्टर्स क्या होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। अगर आप देखें तो बीइंग्स मॉडल को अगर आप याद कर लें देन यू कैन ईजली फिट इन। अगर क्वेश्चन ये आता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को अप्लाई करें तो वही बीइंग्स फैक्टर को आप एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पुट इन कर सकते हैं। या आप व्हील ऑफ डिजीज़ में अगर ऑलरेडी आपको पता हो, आपको डायग्राम सिर्फ याद हो कि जी एक जेनेटिक कोर होता है, फिर एक ह्यूमन होस्ट होता है, उसके बाद 3 तरह की एनवायरनमेंट होती है, तो इवन देन आप एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को यूज़ कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि जो फैक्टर्स व्हील ऑफ डिजीज़ में कहाँ पे थे और बीइंग्स मॉडल में कहाँ पे थे। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे याद करते हैं। Again, this is the pictorial representation of epidemiological triad, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि ये होस्ट हैं। होस्ट कुछ भी किसी भी एज के हो सकते हैं, ओल्ड एंड यंग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स हो सकते हैं, और होस्ट में एनिमल होस्ट भी हो सकता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यूजली फिज़िकल फैक्टर्स को वो शो कर रहे हैं कि जी एनवायरनमेंट में ये एयर पोल्यूशन हो रही है, ये विंड मिल्स हैं, ट्रीज़ हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी एनवायरनमेंट को। उसी तरह जो एजेंट है वो आपका बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं, प्रोटोजोआ हैं, वर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो याद रखने के लिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और आपने उनको किस तरह स्टडी करना है। दिस इज़ अनदर स्लाइड जहाँ पे आपको होस्ट फैक्टर की एग्जांपल उन्होंने दी है कि जी एज ऑफ ए पर्सन, जेंडर, रेस, कल्चर, ऑक्यूपेशन, जेनेटिक प्रोफाइल, मैरिटल स्टेटस। ऑल्दो कि रेस, कल्चर, ऑक्यूपेशन और मैरिटल स्टेटस को आप साइकोसोशल फैक्टर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। नाउ होता क्या है कि एजेंट अगर सिर्फ मौजूद हो तो डिज़ीज़ नहीं हो सकती, होस्ट सिर्फ मौजूद हो तो डिज़ीज़ नहीं हो सकती, एनवायरनमेंट हो लेकिन एजेंट और होस्ट का ना इंटरेक्शन हो तो भी डिज़ीज़ नहीं हो सकती। सो डिज़ीज़ होने के लिए देयर इज़ एन इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर फॉर द डिज़ीज़ एंड कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर अगेंस्ट द डिज़ीज़। तो जो इनका जब बैलेंस टिल्ट हो जाता है तो तब डिज़ीज़ हो सकती है। से इन अ सीसॉ ये एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन है जिसमें बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम है। होस्ट फैक्टर्स और एजेंट फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल जो है वो ना होस्ट को फेवर कर रही है ना एजेंट को फेवर कर रही है, या दोनों को फेवर कर रही है, लेकिन क्योंकि होस्ट फैक्टर्स और एजेंट फैक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं इसलिए एनवायरनमेंट पिवट के तौर पे काम कर रही है। सो दिस इज़ अ स्टेडी स्टेट, यानी अगर कोई डिज़ीज़ होती भी है थोड़ी बहुत तो वो एंडेमिक लेवल के ऊपर होगी, जैसे रेगुलर नॉर्मल ट्रांसमिशन हो रही है, किसी को हो गई किसी को नहीं हुई, लेकिन वो किसी एपिडेमिक या पेंडेमिक में नहीं कन्वर्ट होगी। सी द सेंट्रल पिक्चर एट इक्विलिब्रियम स्टेडी रेट है ये। जो एजेंट और होस्ट फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और एनवायरनमेंट इज़ इन द मिडल। नाउ जो फर्स्ट पिक्चर है अगर आप उसको देखें, यहाँ पे एजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, मीनिंग दैट कि से
एज एन एग्जाम्पल से कोविड-19 ट्रांसमिशन, एजेंट जो है हाईली इन्फेक्शियस है, कंटीजियस है, बहुत तेज़ी से फैलता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ म्यूटेट होता है। तो एजेंट फैक्टर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उसकी ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा रैपिड बना देते हैं। अब इस सूरत हाल में क्या हो रहा है कि एजेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और होस्ट फैक्टर्स जो हैं वो ऑफ बैलेंस हो चुके हैं, होस्ट लाइट हो चुका हुआ है, इसलिए कि ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, क्योंकि द एजेंट कैन वेरी रैपिडली, वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशंस हैं और हाईली कंटीजियस है। उसके अपने जो फिज़िकल फिनोटाइप है या वॉटेवर जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, जेनेटिक मटेरियल है, वो तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहा है। स्पाइक प्रोटीन्स तेज़ी के साथ जो है होस्ट में जब चली जाती हैं तो वो रैपिडली एंटीजन जो है वायरस मल्टीप्लाई करता है और स्पाइक प्रोटीन्स जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं सिस्टम्स को। नाउ सी दिस साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि होस्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। से फॉर एग्ज़ाम्पल जो यंग इंडिविजुअल्स हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जिनमें कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी या इम्यूनो सप्रेशन या कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, वहाँ पे होस्ट में ट्रांसमिशन कम हो रही है, जिससे पाकिस्तानी पॉपुलेशन लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज 60% है, जिसका मतलब ये है कि इन लोगों में लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज में जिनका यूजुअली इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, यंगर एज होने की वजह से उनमें ट्रांसमिशन अगर हो भी रही है तो एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन है, माइल्ड ट्रांसमिशन है या सब क्लिनिकल ट्रांसमिशन है। होस्ट की इम्यूनिटी आसानी के साथ एजेंट को ओवरकम कर रही है, तो डिजीज़ सिवियर या मॉडरेट डिजीज़ होने के चांसेस या डेथ ड्यू टू द डिजीज़ होने की चांसेस कम हो जाते हैं यंगर एज ग्रुप में। नाउ द लोअर पिक्चर, यहाँ पे क्या हुआ कि जब एनवायरनमेंट किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, जब एनवायरनमेंट जो है वो एजेंट को फेवर कर रही होती है, तो होस्ट फैक्टर्स चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वो लेस स्ट्रॉन्ग हो, ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाती है। अब कौन सी एनवायरनमेंट है जो एजेंट की ट्रांसमिशन को ज़्यादा प्रोनाउंस कर रही है? से फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल एनवायरनमेंट में आप देखें कि विंटर मंथ्स हैं, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ओवर क्राउडिंग होती है, घरों में लोग बंद होते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखते हैं और इंडोर हीटिंग होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मज़ीद ड्राई आउट कर देती है और वहाँ पे वायरस की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट के अंदर जब हो तो विंटर मंथ्स में ट्रांसमिशन एजेंट की बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कोविड की ट्रांसमिशन हो रही है। अगेन और कौन सी एनवायरनमेंट है आपकी? साइकोसोशल एनवायरनमेंट है जिसमें कुछ कल्चर, ट्रेडिशन, मल्टीमीडिया का इफ़ेक्ट है या मिस इन्फॉर्मेशन है या आपके लाइफस्टाइल्स हैं, तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट वेयरिंग द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हैंड हाइजीन के ऊपर उनकी कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से हो यही रहा है कि ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे उनके यहाँ
जो फैमिली सिस्टम है वहाँ पे कैजुअल मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, प्लस कैजुअल सेक्स एंड कैजुअल मिक्सिंग, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन द ईस्टर्न कल्चर, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसका एक फ़ायदा ये है कि हमारे जो ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं, दे आर इन द होम्स एंड नॉट इन द नर्सिंग होम्स लाइक इन द वेस्ट, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड हैं। दूसरे ये कि हमारे यहाँ फैमिलीज़ में ड्यू टू वेरियस रीजंस, कल्चरल रीजंस की वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से इतना ज़्यादा इंटरमिंगलिंग नहीं होती। सो दैट इज़ वाई कि हमारे यहाँ शायद ट्रांसमिशन इस वजह से भी कम है, राइट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस तरह एजेंट को फेवर कर रही है? फॉर एग्जांपल डिजीज़ स्टार्ट कैसे हुई? जैसे आई हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर के वुहान में वेट मार्केट्स थी जो उनके कल्चर का पार्ट है, और वहाँ पे लाइव वाइल्ड एनिमल्स को वो स्लॉटर करते थे, और शायद बैट से, जो ये वायरस बैट्स में होता है, और वहाँ से ट्रांसमिशन हो गई टू द ह्यूमंस, और उसके बाद फिर वो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होना शुरू हो गई। तो दीज आर द साइको सोशो कल्चर फैक्टर्स जिसकी वजह से डिजीज़ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली हो रही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे हेल्थ सर्विस फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 A's हैं, उनको देखा जाता है। और फिर अगर आपकी कंट्री में या उस पॉपुलेशन में हेल्थ प्रोमोटिव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज नहीं हैं, या ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज नहीं हैं, विच इज़ कॉल्ड द होलिस्टिक हेल्थ केयर, अगर ये सर्विसेज नहीं हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो अगर डिजीज़ हो जाती है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट और फिर उसके सर्वाइवल के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स अगर आप नहीं इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकते तो एजेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो एनवायरनमेंट एजेंट को इस तरह हेल्प आउट करते हैं। नाउ इन द लास्ट पिक्चर, यहाँ पे एनवायरनमेंट आपकी इस तरह की है कि एजेंट जो है वो सीसॉ में ऊपर की तरफ चला गया है और होस्ट को वो फेवर कर रही है, मीनिंग दैट कि अगर आप सारी एनवायरनमेंट को ऑपोजिट कर दें, फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर इन समर मंथ्स ट्रांसमिशन कम हो जाती है हीट की वजह से, क्योंकि हीट इज़ डेट्रीमेंटल टू द वायरस। यूवी रेज की हैं जो वायरस को रेप्लिकेट नहीं तेज़ी के साथ करने देती। साइकोसोशल एनवायरनमेंट में अगर आप सारे SOPs फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, इंटरमिंगलिंग नहीं है, इंटरमिक्सिंग नहीं है, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आप नहीं जा रहे, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं होस्ट को फेवर करें। प्लस अगर आपकी हेल्थ प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, ट्रीटमेंट यानी थेराप्यूटिक और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आपकी डायग्नोस्टिक सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तेज़ी के साथ आप टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स को आप क्वारंटीन कर रहे हैं, और जो पेशेंट्स हैं उनको आप आइसोलेट कर रहे हैं, तो अगेन वायरस ट्रांसमिशन वो है वो सबसाइड करेगी और होस्ट जो है उसको फेवर मिलेगा। सो एनवायरनमेंट इस तरह प्ले करती है रोल कि डिजीज़ होगी या डिजीज़ नहीं होगी। नाउ टू सम अप, डिजीज़ मैनिफेस्टेशन के लिए इट इज़ नेसेसरी कि देयर शुड बी एन इंटरप्ले ऑफ द फैक्टर्स जो फेवर करते हैं एजेंट को या होस्ट को और एनवायरनमेंट को। इनका इंटरप्ले होगा तो तभी डिजीज़ होगी, वरना डिजीज़ किसी वैक्यूम में नहीं हो सकती, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और इसके बाद इन द थर्ड लेक्चर हम कुछ और डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टाइम के लिए दिस इज़ द एंड।